एमएमसी फेज 1 वॉल्यूम एनालिसिस। देखो पहले तो ये समझो, मैं आज तुम्हें सप्लाई डिमांड को रिवाइज करा रहा हूँ और कुछ की पॉइंट्स भी बताऊंगा जिससे आपके बहुत सारे जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, यही चीज़ जो मैं समझा रहा हूँ यही चीज़ आपको वहाँ भी देखने को मिलेगी जो आपको कंटेंट मिलेगा। ठीक है, मॉडरेटर थोड़ा सा दबाव डालो यार। हाँ, हम्म। तो जैसे पहले तो समझो, जो वॉल्यूम होता है वो दो तरीके का होता है। ठीक है, वॉल्यूम है वो दो तरीके का होता है। यही टॉपिक आपको, सेम टॉपिक आपको ऐप पे ही मिलेगा, जो मैं कल अपलोड होगा ना उसमें यही सेम मिलेगा आपको, तो रिवाइज हो जाएगा दोबारा दोबारा जो भी समझा रहा हूँ। हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं तुम्हें पूरा बताऊँ, तो आप समझ सकते हो। तो वॉल्यूम जनरली हमारे पास जो होते हैं दो तरीके के होते हैं, मैंने आपको बताए भी हैं। ठीक है, एक वो है जो दुनिया मानती है, यानी कि हम बोलते हैं उसको ट्रेडिंग वॉल्यूम। ये अलग तरीके का होता है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, ये किसी काम नहीं आता। अगर मैं अपनी बात करूँ, मेरे तो किसी काम नहीं आता। एक होता है होल्डिंग वॉल्यूम, ये ही काम आता है बस। ये भी नहीं कि इसका थोड़ा सा हिस्सा काम आता है, नहीं 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 नहीं, ये पूरा काम आता है, सारा खेल ही इसी का है। ट्रेडिंग वॉल्यूम वो होता है जो मार्केट में सेम टाइम में ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे मार्केट होती रहती है, होती रहती है, होती रहती है, होती रहती है। ठीक है, इससे कैंडल के साइज से कोई फर्क नहीं पड़ता। ट्रेडिंग वॉल्यूम का मतलब होता है कि जैसे मान के चलो अभी एक कैंडल बनी है ये वाली। ठीक है, ये एक कैंडल बनी हुई है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट कैंडल बनती है, मैं तुम्हें पहले चार्ट पे बता रहा हूँ। अब नेक्स्ट कैंडल, मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो प्राइस है, यहाँ है 100 और यहाँ है 200, मान लो एग्जांपल के लिए। ठीक है, ये पॉइंट का डिफरेंस है। तो मार्केट पहले 100 पॉइंट ऊपर जाती है, फिर 100 पॉइंट नीचे जाती है। ठीक है, यहाँ पर आपके सामने जीरो है, जैसे मैं बोलूँ 100 पॉइंट ऊपर जाती है, 100 पॉइंट नीचे जाती है, फिर यहीं आ जाती है। कैंडल की बॉडी क्या है, जीरो। लेकिन इसका ट्रेडिंग वॉल्यूम कितना हो गया, 100 ऊपर गई 100 नीचे गई, तो ट्रेडिंग वॉल्यूम हो गया यहाँ पर 200 पॉइंट का। दिस इज कॉल्ड द ट्रेडिंग वॉल्यूम। अब जितना हम इसमें लॉट लेते हैं वो उससे मल्टीप्लाई करके पैसे में आ जाता है, रुपए में आ जाता है, डॉलर में आ जाता है। ठीक है, अब जैसे मान लो मैंने स्टैंडर्ड लॉट लिया है, एक लॉट लिया है किसी भी करेंसी में, जैसे मान लो फॉरेक्स के ब्रोकर्स के अंदर एक लॉट लिया हुआ है मैंने। तो अगर मार्केट 200 पॉइंट हिलेगी तो इसका मतलब है $200 हिल गई। $200 का ट्रेडिंग वॉल्यूम बन गया। बॉडी नहीं बनी है इसकी, बॉडी छोटी सी, वो अलग बात है। इसी तरीके से मान लो एक और कैंडल यहाँ पर बनती है और उसके बाद ये 100 पॉइंट ऊपर जाती है और फिर से 100 पॉइंट नीचे जाती है, लेकिन ये दोबारा से 50 पॉइंट ऊपर जाती है और फिर क्लोज कर देती है। अब यहाँ पर इसकी थोड़ी सी बॉडी बन गई। अब इन दोनों में पावरफुल कौन लग रही है, पावरफुल ये लग रही है, पावरफुल ये लग रही है। ठीक है, लेकिन अब ये इसका ट्रेडिंग वॉल्यूम इससे ज्यादा है, इसमें 50 है तो 250 का ट्रेडिंग वॉल्यूम हो चुका है, यानी कि वॉल्यूम इतना हो चुका है। ये किसी काम का नहीं है, ये बस मार्केट में हमें ये बताता है कि भाई इस जगह पर ज्यादातर लोगों ने बाय सेल करी है। डिपेंड करता है कितने लोग इस जगह पर लेकर बैठे हैं। तो ये जो हिस्सा है ये ट्रस्ट पैदा करता है कि हाँ भाई, मार्केट में 50 पॉइंट लोग लेके बैठे हैं, इसका मतलब ट्रेंड बाय साइड में जा सकता है, क्योंकि लोग होल्डिंग्स जो है वो बाय साइड में ज्यादा है। अब इसके अंदर 200 पॉइंट का ट्रेडिंग वॉल्यूम है, इसके अंदर 250 पॉइंट का ट्रेडिंग वॉल्यूम है। यहाँ 50 पॉइंट की वजह से ट्रेंड नहीं बनने वाला, नहीं। यहाँ ट्रेंड उसकी वजह से बनता है जिसमें बॉडी नजर आती है। और ये जो 50 पॉइंट होता है, ये जो 50 पॉइंट एक्स्ट्रा निकला है, इसी को हम लोग बोलते हैं होल्डिंग वॉल्यूम, जो लोगों ने होल्ड कर रखा है। द बॉडी ऑफ द कैंडल इज नोन एज द होल्डिंग वॉल्यूम। ये 50 पॉइंट ही हमारे लिए मैटर करते हैं, इसी को हम मेजर करते हैं, क्योंकि ट्रस्ट इससे पैदा होगा। अब मैं आपसे बोलूं, अगर एक कैंडल ऐसी है जो ऐसे बनी हुई है, ठीक है ठीक है, ये दोबारा से 100 पॉइंट है यहाँ पर, ये यहाँ पर जीरो है, तो 100 पॉइंट ऊपर चली गई और फिर 100 पॉइंट नीचे आ गई और यहाँ जाके क्लोजिंग कर दी। अब ये क्या बन गई, एक एक डोजी जैसी बन गई। लेकिन अगर एक कैंडल है जो ऊपर जाती है और ऊपर जाके फिर अपने आप को क्लोज कर देती है, ये मारू बोजू बन गई। लेकिन इसके पास जो ट्रेडिंग वॉल्यूम सिर्फ 100 पॉइंट का, इसके पास ट्रेडिंग वॉल्यूम 200 पॉइंट का, क्योंकि ये ऊपर भी गई थी नीचे भी गई थी, 100 पॉइंट ट्रेवल करके 200 पॉइंट का यहाँ पर मार्केट ने अपना वॉल्यूम बना दिया। किस पे ट्रस्ट करोगे, कम पॉइंट वाले पे जिसकी बॉडी ज्यादा है, ज्यादा पॉइंट वाले में जिसकी बॉडी ही नहीं है? किस पे ट्रस्ट करोगे बताओ? एक मारू बाजू पे ट्रस्ट करोगे जो ग्रीन कलर की है, और एक बिना कलर वाली डोजी पे ट्रस्ट करोगे जिसका ट्रेडिंग वॉल्यूम ज्यादा है। समझ आया? ये ही है जिसको हम मेजर करते हैं। द 100 पॉइंट्स आर द रियल पॉइंट्स विच इंडिकेट द ऑथेंटिसिटी ऑफ बाइंग। दिस इज कॉल्ड द डिमांड। और अगर इसी तरीके से मार्केट में हमें नीचे की साइड मूव दिखता है, वो रेड कलर का बनता है, दिस इज कॉल्ड सप्लाई। इसी को हम लोग होल्डिंग वॉल्यूम कहते हैं, और इस होल्डिंग वॉल्यूम का नाम होता है सप्लाई, इस होल्डिंग वॉल्यूम का नाम होता है डिमांड।
डिमांड का मतलब होता है कि यहाँ पर लोगों ने होल्डिंग रखी तो अब आगे जाके डिमांड क्रिएट होने वाली है, एक मूव आने वाला है, ऐसी चीज को हम लोग डिमांड कहते हैं। हम लोग और ज्यादा मांग रहे हैं। सप्लाई का मतलब है यहाँ पर मार्केट में कुछ चीजें बेची गई हैं, फिर और सप्लाई लेने की उम्मीद कर रहे हैं। समझ आया? चलो तुम्हें ट्रेडिंग वॉल्यूम का कुछ इंडिकेशन दिखाता हूँ किस तरीके से काम करता है। ठीक है, जैसे मेरे पास यहाँ पर जो है मैं चलो तुम्हें ट्रेडिंग वॉल्यूम का कुछ इंडिकेशन दिखाता हूँ किस तरीके से काम करता है। ठीक है, जैसे मेरे पास यहाँ पर जो है मैं यहाँ पैसे तो बिटकॉइन में लगता नहीं है, पर फिर भी मैं लगा देता हूँ। वॉल्यूम का मैं इंडिकेटर लगा रहा हूँ, ये नॉर्मल वॉल्यूम का इंडिकेटर है। ठीक है, इसमें नहीं लगेगा, मैं दूसरे में लेके चलता हूँ। गोल्ड में लग चुका है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे, आपको फर्क दिखाता हूँ, फर्क क्या होता है, किस तरीके से हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, अब ये देखो, यहाँ पर इसकी बॉडी सिर्फ इतनी सी है और यहाँ पर इसकी बॉडी इतनी बड़ी है। इसकी इतनी सी बॉडी का जो नीचे वॉल्यूम है, या जो ग्रीन आपको दिख रहा है हिस्सा यहाँ पर, कितना ज्यादा वॉल्यूम है। दिस इज ट्रेडिंग वॉल्यूम, यानी कि इस जगह पे मार्केट ने ज्यादा बाय करी है, फिर सेल कर दी, फिर बाय कर दी, फिर सेल कर दी, फिर एंड में थोड़ा सा वॉल्यूम होल्डिंग का छोड़ दिया कि आप भी थोड़ी सी क्वांटिटी छोड़ देते हैं। यहाँ पर मार्केट में ट्रेडिंग वॉल्यूम में उतना जितना मूवमेंट है, बस एक बार मार्केट ने ओपन करी नई कैंडल, ऊपर जाके क्लोज कर दी, कोई ज्यादा मूवमेंट नहीं दी, इसलिए इसका ट्रेडिंग वॉल्यूम नीचे देखो छोटा है, जबकि इसकी बॉडी बड़ी है। तो दिस इंडिकेट द बाइंग। ऐसे रियलिटी पता लगती है हर ट्रेंड की। ट्रेडिंग वॉल्यूम ज्यादा होने से ट्रेंड नहीं आता कभी भी, होल्डिंग वॉल्यूम ज्यादा होने से फर्क पड़ता है। ये तो बस एक इंडिकेट करती है कि हाँ भाई इस जगह पे ज्यादा बाय सेलिंग हुई है, बस। तो ये आपको एक नॉर्मल ट्रेडिंग वॉल्यूम निकाल के दे देगी कि अगर 4 पॉइंट की हुई है, मान लो 20 पॉइंट की हुई है, तो 20 पॉइंट को प्राइस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, उतना वॉल्यूम निकल के आ जाता है। ये इस तरीके से कैलकुलेट करता है। समझ आया? दिस इज हाउ मार्केट क्रिएट्स ट्रेडिंग वॉल्यूम। अब ये यहाँ पर जो आपको दिखा रहा है, ये 20 पॉइंट दिखाएगा। देखो अभी मैंने मेजर करा, ये देखो यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर ये जो हिस्सा आपको दिख रहा है ना, यहाँ पर देखना 20 पॉइंट दिखाएगा, दिखाओ ऊपर वॉल्यूम 20 पॉइंट। इसका मतलब क्या है कि 20 पॉइंट का यहाँ पर ट्रेडिंग वॉल्यूम है। अब अगर मैं इधर आ जाऊँ तो यहाँ देखो, यहाँ 81 पॉइंट का ट्रेडिंग वॉल्यूम है, बढ़ गया ना। तो यहाँ पॉइंट्स फ्लोट होते रहते हैं, जिसकी वजह से मार्केट में वॉल्यूम बढ़ता है, वो भी ट्रेडिंग का। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता ट्रेंड में। समझ आया यहाँ तक? तो हमें मेजर क्या करना पड़ेगा? हमें मेजर करना पड़ता है बॉडी ऑफ द ट्रेंड। बॉडी ही हमें बताती है कि इसके अंदर कितनी शक्ति है और कितना कमजोर है। अब इस जैसे ट्रेड, अब देखो इस ट्रेडिंग, अब बताओ इसका यूज क्या है? कुछ भी यूज नहीं है मेरी नजर में, देखोगे ना इसका कोई यूज नहीं है। बस ये आपको ये पता है किस लिए यूज होता है। अगर मेरे हिसाब से देखें तो मेरे हिसाब से कोई यूज नहीं है इसका, मेरे हिसाब से बेकार है। अगर यूज होता है तो ये उस लिए यूज होता है जो मार्केट अगर स्मूथ चल रही हो, फिर वहां पर कंसोलिडेशन आ जाए, वहां ये यूज होता है। क्योंकि उस जगह पे मार्केट में ज्यादा मूवमेंट आती है, वॉलेटिलिटी को ये शो करता है। समझ गए? ओके, चलो अब नेक्स्ट करते हैं हम लोग आगे की चीज कि कैसे मेजर करा जाता है इसके बेसिस पे। तो जब हमें पता है कि हमारे पास होल्डिंग वॉल्यूम है, तो ट्रेडिंग वॉल्यूम का कोई यूज नहीं है, इसका कोई यूज नहीं है। देखो, होल्डिंग वॉल्यूम हमेशा ट्रेडिंग वॉल्यूम से छोटा रहता है, लेकिन ट्रेडिंग वॉल्यूम होल्डिंग वॉल्यूम से हमेशा या तो इक्वल रहता है या ज्यादा रहता है, वो कभी कम नहीं हो सकता। तो ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ सकता है, ट्रेडिंग वॉल्यूम इक्वल हो सकता है, लेकिन ट्रेडिंग वॉल्यूम कभी कम नहीं हो सकता। होल्डिंग वॉल्यूम भी हमेशा ट्रेडिंग वॉल्यूम के बराबर रह सकता है, होल्डिंग वॉल्यूम कभी भी ट्रेडिंग वॉल्यूम से कम नहीं हो सकता और ज्यादा भी नहीं हो सकता। वो सेम रह सकता है अगर हो सकता है तो, वरना नहीं। चलो अब बात करते हैं इस होल्डिंग वॉल्यूम के बेसिस पे मैंने सप्लाई डिमांड को किस तरीके से यहाँ से मेजर किया था। तो यहाँ मैं सबसे पहले आपको डिमांड मेजरिंग दिखाने वाला हूँ विद ए लाइन, जिसका नाम मैंने रखा हुआ है QFL, द क्वांटिटी फॉलोइंग लाइन। दिस लाइन विल रिप्रेजेंट द डिमांड या सप्लाई। हम लोग ऐसी चीज यहाँ यूज करते हैं, तो हम बोलते हैं क्वांटिटी फॉलोइंग लाइन। गॉट इट? किस तरीके से काम करते हैं। अब अगर मार्केट में हमें मूवमेंट दिखती है डाउन की, और फिर बाद में अप की, फिर डाउन की, फिर अप की, फिर डाउन की, फिर अप की, फिर डाउन की, अब यहाँ से मार्केट हमें डिमांड क्रिएट करने वाली है, लेकिन हमें नहीं पता कि यहाँ से करेगी यहाँ से करेगी। तो हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक की सप्लाई है, ठीक है, हम लोग ये सप्लाई उठाते हैं और इसको यहाँ लगा देते हैं। अब इसका 50-40% तो यूज़ करते हैं, वो अलग बात है। अगर मैंने बोला 100%, यहाँ तक सप्लाई यहाँ तक आ जानी चाहिए पिछले वाले की। हम यहाँ पर जो मेजरिंग है वो बॉडी से करते हैं और बॉडी तक खत्म कर देते हैं। और फिर मार्केट अगर हमें रेस्पेक्ट करती है इस जगह पे आके, तो यहाँ आके वो वही पैटर्न बनाना चाहिए जहाँ वो यहाँ बनाई थी या यहाँ बनाई थी। रिसेंट के जो पैटर्न होते हैं वो कॉपी होने चाहिए। और फिर बाद में हम डिमांड यूज़ करते हैं, यहाँ से यहाँ तक की कॉपी करते हैं और फिर बाद में यहाँ से लेके यहाँ तक लगा देते हैं। देन वी हैव ए डिमांड, और फिर हमें मिलता है रिवर्सल एरिया। अभी लाइव में जो आप देख रहे हो वो यही हो रहा है। लाइव में जो आप देख रहे हो बिटकॉइन में वो यही हो रहा है। बार बार मैं आपको यही तो लगा के दिखा रहा हूँ, और क्या कर रहा हूँ, पिछली डिमांड की बॉडी उठाता हूँ, आगे डिमांड में लगाता हूँ, बस यहाँ रिपीटेशन ऑफ कैंडल्स होना चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। अब देखो यहाँ दोबारा से बुलिश एंगल्फिंग आई,
यू कैन इजीली सी लाइक दिस बुलिश एनगल्फिंग, ठीक है, यू कैन इजीली से बुलिश एनगल्फिंग, बुलिश एनगल्फिंग, बुलिश एनगल्फिंग, मतलब एज ए वैसा वाला कॉन्सेप्ट। तो रिपीटेशन ऑफ कैंडल्स है जब मार्केट में सप्लाई। अब मेजर कैसे करते हैं, जैसे मैं कहीं भी लेके चला जाऊँ इसको, जैसे मैं यहाँ पर लेके चला जाऊँ इस जगह पर, ठीक है, तो मुझे नहीं पता मार्केट कितना जाएगी ऊपर, ठीक है, तो अगर मान लो मेरे पास रिसेंट सप्लाई और मार्केट सिर्फ यहाँ तक बनी हुई है, ये मानो कि यहाँ से आगे मार्केट बनी ही नहीं है, इसको भूल जाओ, इसको आगे से भूल जाओ कि मार्केट यहाँ से आगे बनी ही नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, इसको हटाता हूँ मैं, ठीक है। अब जितनी बॉडी है, हाई नहीं लो नहीं, जितनी बॉडी है, बॉडी से बॉडी तक का हिस्सा हमें देखना पड़ता है, एंड फिर हिसाब से हमें लगाना पड़ता है कि हमें जब डिमांड कंप्लीट होगी, ये मेरे पास सप्लाई पेंडिंग सप्लाई, लेकिन पहले सप्लाई होने के बाद डिमांड आएगी, तो मैं रीसेंट की डिमांड लेता हूँ, रीसेंट की डिमांड लेता हूँ, और डिमांड के उस पॉजिटिव जो है एरिया से, यानी पॉजिटिव एरिया यानी कि बुलिश एनगल्फिंग, देख सकते हो बुलिश एनगल्फिंग, इस एरिया पे मैं अपने यहाँ पर ऐसे डिमांड यहाँ लगा देता हूँ, यू कैन सी लाइक दिस, ये मैंने यहाँ लगा दी। फिर मार्केट अपने आप को लेके जाती है, यहाँ पर एक मूवमेंट देती है, यू कैन सी लाइक दिस, ठीक है, यहाँ पर मूव देती है अपना पिछले वाली सप्लाई के बराबर, ज़्यादा लंबा मूव नहीं देती, फिर ऊपर जाती है, फिर नीचे आने के बाद मूव दे देती है। तो मैं दोनों साइड मेजर कर सकता हूँ, इसको मैं यहाँ भी कर सकता हूँ, इसके हिसाब से मार्केट अपना 50% मूव देती है, फिर इसके हिसाब से मार्केट अपना 100% मूव देती है, तो ऐसे हम लोग मूव ऐसे लगा देते हैं, लेकिन बस मैं आपको भी डिमांड बता रहा हूँ, डिमांड कैसे हम यूज़ करते हैं। तो हमें सिर्फ बॉडी देखनी पड़ती है, और बहुत सारी चीज़ें हैं कि डिमांड को एक्यूरेट कैसे ड्रॉ करना है, और फिर किस डिमांड को लेना है, ये सारा खेल इसके अंदर सरदर्दी करता है, क्योंकि हमें नहीं पता होता कि बेसिकली कौन सी डिमांड उठानी है, यही यही तो समस्या है। समस्या किस चीज़ की है, समस्या बस इस चीज़ की है कि ये जो हिस्सा मेजर कर रहे हैं, क्या ये ही करना है, या ये करना है, या ये करना है, या ये करना है, ये करना है, या पूरा करना है, ये कंफ्यूजन है। कि अगर मैं भी आपके सामने बोल दूं मैं तो इजीली कर पा रहा हूँ, लेकिन अगर मैं किसी से बोल दूं तो वो खुद कंफ्यूज हो जाएगी, भाई मैं कौन सी लूँ यार, ये वाली लूँ, ये भी मैच कर रही है, ये वाली लूँ, ये भी मैच कर रही है, ये वाली लूँ, कौन सी लेनी पड़ेगी। यही तो खेल है सारी चीज़ का, इसी चीज़ में तो मजा है इसमें करने में। समझ आया, यही सारी की सारी इसके अंदर दिमाग यूज होता है यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि अगर किसी को समझ में नहीं आया तो वो यही बोलेगा कि ये बंदा तुक्के से लगा रहा है, जबकि इसमें महीनों लग जाते हैं इसे समझने में कि ग्राफ का मूवमेंट कैसे हो रहा है। पहले आपको अपने डिमांड में ग्राफ के पैटर्न को अच्छे से डिवाइड एंड रूल करना पड़ेगा, हिस्सों में बांटना पड़ेगा, और जो डिमांड मैच कर रही है फिर वो दोबारा किसी और से मैच नहीं कर रही है, फिर हमें दूसरी डिमांड देखनी पड़ेगी अगली डिमांड को बनाने के लिए। समझ आया। अब तुम खुद देखो, क्या ये डिमांड इससे मैच कर रही है, बिल्कुल नहीं कर रही। ये डिमांड ऐसे जा रही है, ये डिमांड ऐसे जा रही है, बहुत फर्क है दोनों में। ये किससे मैच कर रही है, ये डिमांड इससे मैच कर रही है, तो ये वाली डिमांड अगली डिमांड से मैच करेगी, चाहे तो आप देखो यहाँ पर आपको दिख जाएगा, ये डिमांड इससे मैच कर रही है, यू कैन सी लाइक दिस, ये ऐसे है और पीछे वाली ऐसे। तो यहाँ पर एंगल मैटर करते हैं कि डिमांड मुड़ी हुई है या सीधी है। अगर वो मुड़ी हुई डिमांड है, कर्व्ड है, तो वो आने वाली डिमांड भी कर्व्ड ही दिखाएगी। तो ये सारी चीजें हमें मैच करनी पड़ती है, और इसमें बहुत बड़े बड़े कॉन्सेप्ट हैं। इस तरीके से हम लोग डिमांड को मेजर कर सकते हैं, और इसमें सिर्फ प्रैक्टिस लगती है। स्केल और फुट्टा लेके तो कोई भी बैठ जाएगा, ठीक है। 2 दिन काम करेगी, एक हफ्ता काम करेगी, अगले हफ्ते से 2-3 हफ्तों से 2-3 दिनों से 4-5 दिनों से ऐसा लगेगा कि यार कुछ भी मैच नहीं कर रहा है, हमेशा या तो वॉल्यूम बस्ट हो जाएगा, या उससे पहले रिकॉर्ड करके चली जाएगी, या कभी कैंडल ही नहीं बनाएगी। ठीक? तो सारा खेल यहाँ ऑब्जर्वेशन का है और कुछ नहीं। जितना ऑब्जर्वेशन होगा उतना ज़्यादा यहाँ रिजल्ट देखने को हमें मिलेगा। सेम सप्लाई के साथ होता है, एक साइड का हिस्सा अगर सीख लिया तो सप्लाई ऑटोमेटिकली आ जाएगी। ऐसी बात नहीं है कि सप्लाई के लिए अलग थ्योरी है, नहीं, जो डिमांड है वही सप्लाई है, बस कलर चेंज ट्रेंड चेंज हो जाता है। तो इसलिए एक साइड का हिस्सा सीख लो, उसके बाद दूसरा हिस्सा ऑटोमेटिकली आ जाएगा। 50% लोड रखना, जैसे बुलिश एनगल्फिंग है ऐसी बेरिश एनगल्फिंग है, चार्ट उल्टा कर दो, सप्लाई डिमांड बन जाएगी, डिमांड सप्लाई बन जाएगी, कोई फर्क थोड़ी है। तो इसमें बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं, जब भी हमें एक्यूरेट डिमांड सप्लाई देखने को मिलेगी। अभी मैंने यहाँ पर आपको कुछ डिमांड सप्लाई दिखाई, कैसे दिखाई, अभी मैंने ये वाली मेजर करी, ठीक है, यहाँ लगाने के लिए मैंने ये मेजर नहीं करी यहाँ पर। क्यों नहीं करी, इसका क्या रीजन है, मैंने करी क्यों नहीं है भाई, कुछ तो रीजन होगा ना इसका। इसी को तो सीखने में टाइम लगता है बस, भाई इसी को तो सीखने में टाइम लगता है, बाकी और इसमें और कुछ है नहीं इतना इंपॉर्टेंट। अब कौन सी उठानी है उसके लिए आपको इसका एंगल समझना पड़ेगा। इसको इसीलिए मैंने मेजर करा था, क्योंकि आप इसकी 3 कैंडल्स देख सकते हो जो इस 3 कैंडल के साथ मैच कर रही है, इनके साथ मैच कर रही है ये। जब मैच ही नहीं कर रही है तो यहाँ से मेजर करने का मतलब ही नहीं बनता इसका, पीछे से मेजर करेंगे हम लोग। तो कैंडल्स का बनना इंपॉर्टेंट है, सबसे पहला एविडेंस इसके अंदर है कि हमें रिपीटेशन ऑफ कैंडल्स देखना पड़ेगा, रिपीटेशन ऑफ स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा, कौन सा ट्रेंड किस एंगल के साथ बन रहा है वो देखना पड़ेगा। अगर आप इसमें ध्यान से देखोगे, ये ऐसे बन रहा है, ये भी ऐसे बन रहा है, ये ऐसे बन रहा है, तो ये इसके साथ मैच कैसे करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। समझ आया। सो दैट इज हाउ मार्केट क्रिएट्स ए मूवमेंट,
एंड वी मेजर द डिमांड अकॉर्डिंग टू रिपीटिंग ऑफ स्ट्रक्चर, रिपीटिंग ऑफ कैंडल, कर्व, ब्रेकआउट, बहुत सारी फलाना जिनका ना बहुत सारी चीजें हैं. गॉट इट?